आज सुनेंगे कहानी सासू माँ। सुनैना जी अपने बेटे के घर पहुंची। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई तो उनकी बहू कविता ने दरवाजा खोला। कविता की हालत देखकर सुनैना जी दंग रह गई। उसके बाल बिल्कुल उलझे हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो काफी थकी हुई लग रही थी। सुनैना जी को अचानक अपने सामने देखकर वो बहुत खुश हुई और उसने उनके पैर छुए। सुनैना जी ने चिंता जताते हुए कहा, बहू क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर वो किचन में चाय बनाने चली गई। सुनैना जी गेस्ट रूम में फ्रेश होने गई और सोचने लगी कि बहू की डिलीवरी को 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने खुद का ध्यान रखना शुरू नहीं किया है। आज तो उससे बात करनी ही पड़ेगी। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उनका बेटा राघव अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गया। उसी समय कविता चाय की ट्रे लेकर हॉल में आई और अचानक इतने लोगों को देखकर सकबका गई। राघव ने जब कविता के उलझे हुए बाल और बिखरा हुआ रूप देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने सबके सामने कहा, मैंने तुम्हें दोपहर में फोन करके बताया था ना कि शाम को मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। कविता ने धीमी आवाज में कहा, मैं चीकू को संभालती रह गई, मुझे बाल बनाने का समय ही नहीं मिला। तब राघव ने ताना मारते हुए कहा, तुम माँ बनी हो या पागल, तुम्हें देखने का भी मन नहीं करता। पति के इन कड़वे शब्दों को सुनकर कविता रो पड़ी। बच्चे को अकेले संभालते संभालते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ये उलझे हुए बाल, आंखों के नीचे काले घेरे और थकावट ही अब उसकी पहचान बन चुके थे। वो इस अपमान से छटपटा ही रही थी कि राघव ने अपने दोस्तों के सामने दोबारा कहा, शादी के बाद मुझे लगा था कि मुझे कितनी प्यारी पत्नी मिली है, लेकिन जब से यह माँ बनी है तब से ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी पत्नी को खो दिया है। यह तो कोई और ही औरत बन गई है। अब कविता से और सुना नहीं जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह सर झुकाए वापस जाने लगी। तभी हॉल में सुनैना जी की रोबीली आवाज गूंजी। वह अपने कमरे से बाहर आई और गुस्से में भड़कते हुए बोली, राघव, यह तू तब से क्या बकवास कर रहा है? यह तेरी पत्नी है, कोई मजाक उड़ाने की चीज नहीं। उन्होंने आगे कहा, अरे तू यह नहीं सोच रहा कि तू भी बाप बना है? तुझे पिता बनाने के चक्कर में इसने अपने शरीर और सेहत का क्या हाल कर लिया है। तुझे भी तो पिता बनने का बड़ा शौक था ना। चीकू के साथ तू सिर्फ खेलता है और गर्व से सबको बताता है कि मैं एक बेटे का बाप हूं। तो क्या इसका श्रेय बहू को नहीं जाता, जिसने अपनी पूरी जान इस बच्चे में लगा दी? उसका मजाक उड़ाना कहाँ तक सही है? अगर तुझे लग रहा है कि तेरी पत्नी की हालत ठीक नहीं है तो तुझे उसे संभालना चाहिए, उसका मानसिक सहारा बनना चाहिए और बच्चे को संभालने में मदद करनी चाहिए ताकि वो खुद पर भी ध्यान दे सके। लेकिन तू दोस्तों के सामने उसका इस तरह मजाक उड़ा रहा है। ऐसा लगता है जैसे तेरा काम निकल गया और अब तू इसे कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहता है। अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? माँ की फटकार सुनकर राघव की आंखें शर्म के मारे झुक गई। फिर सुनैना जी ने उसके दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, और तुम लोग जो हंस रहे हो, तुम्हें पैदा करने में तुम्हारी माँ की सेहत और रूप पर भी असर पड़ा होगा। तब कोई तुम्हारी माँ पर ऐसे हंसता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? फिर राघव की ओर देखते हुए बोली, जब मैंने तुझे जन्म दिया था तब मेरी भी यही हालत हुई थी। बोल, मुझे भी पागल कह दे। बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं होता बेटा। बस नाम के लिए बाप बना है तू। जिम्मेदारी तो कोई उठाता नहीं है, और जो जिम्मेदारी उठा उठाकर परेशान हो चुका है उसे सबके सामने पागल बोल रहा है। राघव की पलकें अब शर्म से उठ नहीं पा रही थी। उसके सभी दोस्त एक एक करके वहां से विदा लेकर चले गए। सुनैना जी ने गुस्से में कहा, मैं बहू को अभी अपने साथ यहां से लेकर जा रही हूँ, वरना तू तो सचमुच इसे पागल बना देगा। अब राघव बेचैन हो उठा। सुनैना जी ने बहू की ओर देखा और कहा, कविता, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी।
वहां कोई तुम्हें पागल नहीं बोलेगा। बोलते बोलते उनकी आवाज भर आई। इधर कविता भी पति की इस हरकत से बहुत दुखी थी, इसलिए उसने चीकू को गोद में उठाया और सुनैना जी के कमरे में चली गई। जब राघव अपने कमरे में गया तो वह खाली कमरा उसे काटने को दौड़ने लगा। वह सोचने लगा कि अगर सचमुच माँ कविता को लेकर चली गई तो इस खाली घर में वो क्या करेगा। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और 2 घंटे बाद वो माँ के कमरे में पहुंचा। वहां सुनैना जी चीकू को गोद में लेकर टहल रही थी और कविता गहरी नींद में सो रही थी। रोते रोते उसकी पलकें सूज गई थी और चेहरा उतर गया था। राघव सोचने लगा कि कविता की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। वो अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने कविता का कभी साथ नहीं दिया, बस उसका मजाक उड़ाता रहा, उसे कोसता रहा कि वो मुझे समय नहीं देती और इसी चक्कर में आज मैंने अपने दोस्तों के सामने उसका घोर अपमान कर दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर कविता की नींद टूट गई। पति को सामने देखकर उसका मन कड़वाहट से भर गया और वह दूसरी तरफ देखने लगी। राघव उसके पास गया और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो कविता, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे और चीकू के बिना इस घर में कैसे रहूंगा। मैं वादा करता हूं कि अब बच्चे को संभालने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं तुम्हें खुद को संवारने और आराम करने का पूरा समय दूंगा। मैं बहुत गलत था। राघव को इस तरह रोते हुए माफी मांगते देख कविता का दिल भी पिघल गया। उसने भरे गले से कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं मानती हूँ कि मैं खुद पर ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं पागल हूँ या तुम सबके सामने मुझे कुछ भी सुना दोगे। मेरा भी एक आत्मसम्मान है। बच्चे को पालना इतना आसान नहीं होता। मुझे कई बार बालों में कंघी करने या आईने में चेहरा देखने की फुर्सत तक नहीं मिलती। ऐसे में थोड़ा सा समय मिलते ही मुझे लगता है कि मैं अपनी नींद पूरी कर लूं या घर का कोई काम कर लूं। मुझे कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से तुम्हारे ताने दिन रात मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। कविता के मन का गुबार आज पूरी तरह निकल चुका था। राघव की आंखों में सच्चा पश्चाताप देखकर सुनैना जी ने धीरे से कहा, बहू तुम इसे एक आखिरी मौका देकर देखो। अगर फिर भी इसने कोई गलती की तो मुझे फोन करना, मैं तुरंत तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। फिर उन्होंने राघव का कान पकड़ते हुए कहा, मैंने तुझे घर के काम इसी दिन के लिए सिखाए थे कि वक्त आने पर तू अपनी पत्नी की मदद कर सके। राघव ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी माँ, आज मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। अगली बार जब आप आओगी तो आपको इस घर में एक बड़ा बदलाव दिखेगा। उस दिन के बाद से राघव पूरी तरह बदल गया। वह सुबह कविता के उठने से पहले नाश्ते की तैयारी कर देता था और चीकू के उठने पर उसे संभालता था ताकि कविता तसल्ली से नहा धोकर तैयार हो सके। शाम को ऑफिस से आने के बाद भी वह बच्चे को संभालता ताकि कविता बिना किसी तनाव के रात का खाना बना सके। यहाँ तक कि रात में भी वो कविता को पहले सोने के लिए कहता और खुद बच्चे का ध्यान रखता। अब दोनों मिलजुल कर चीकू की परवरिश कर रहे थे, जिससे किसी एक पर दबाव नहीं बन रहा था। कविता भी अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और खिली खिली रहने लगी थी। वह अपनी सास की दिल से आभारी थी, जिनकी वजह से राघव को सही राह मिली थी और उनके जीवन में ये खुशहाली आई थी। बच्चे की परवरिश केवल माँ की नहीं बल्कि माता पिता दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। आपसी सहयोग और सम्मान से ही एक सुंदर परिवार का निर्माण होता है। आज की कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मस्त रहें, खुश रहें और सुनते रहें एनके हिंदी कहानियां। धन्यवाद।